कभी सोचा है कि यूरोप का एक छोटा सा देश जिसके पास न तो बहुत जमीन थी न कोई बेहिसाब दौलत, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा कैसे जमा सकता है? आज हम इसी हैरत अंगेज कहानी की परतें खोलने वाले हैं कि कैसे पुर्तगाल ये कारनामा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1453 के एक बहुत बड़े झटके से, जब उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया शहर पे कब्जा कर लिया। अब इसे ऐसे समझिए जैसे आज के दौर में किसी देश का पूरा इंटरनेट और सारे शिपिंग रूट एक ही रात में बंद कर दिए जाएं। मतलब यूरोप और एशिया के बीच मसालों का जो सदियों पुराना जमीनी रास्ता था, वो एक झटके में कट गया। तो ये सिर्फ एक बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो वजूद का संकट था। यूरोप के सौदागरों और बादशाहों के लिए पूरब के खजानों तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और इसी संकट ने उन्हें एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर किया जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बस यहीं से शुरू हुई समंदर में एक नई दौड़, एक ऐसी होड़ जिसमें एक देश बाकी सबसे मीलों आगे निकलने वाला था। इस दौड़ में ना पुर्तगाल सबसे आगे था, और इसकी वजह सिर्फ पैसा कमाने की चाहत नहीं थी, इसके पीछे धर्म का जुनून और अपने दुश्मनों को पछाड़ने की जिद भी थी। यही वो शक्तिशाली मिक्सचर था जिसने प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जैसे लोगों को वो जोखिम उठाने के लिए उकसाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। और फिर 1488 में मिली एक जबरदस्त कामयाबी, जब बार्थोलोमेओ डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचकर उसे पार कर लिया। इसने ये साबित कर दिया कि पुरानी कहानियां सच थीं। हाँ, अफ्रीका के चारों ओर एक रास्ता मौजूद था, और बस इस एक खोज ने उस ऐतिहासिक सफर का दरवाजा खोल दिया जो सदियों के इतिहास को बदलने वाला था। और अब कहानी उस पल पर आती है जहां सदियों पुराना एक सपना हकीकत में बदलने वाला था, जब पहली बार यूरोपीय जहाज़ों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को छुआ। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। मई 1498 का महीना। वास्को डी गामा, एक गुजराती नाविक अब्दुल मनी की मदद से आखिरकार कालीकट के चहल पहल वाले बंदरगाह पर लंगर डालता है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आमना सामना था। पर यहाँ आते ही उन्हें एहसास हो गया कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। जहाँ कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया, वहीं सदियों से इस मसाले के व्यापार पर राज कर रहे अरब सौदागरों ने उन्हें एक बड़े खतरे के तौर पर देखा। और उनका अंदाजा जानते हैं? बिल्कुल सही था। अब यहाँ जो नंबर दिख रहा है ना, वो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। वास्को डी गामा अपने साथ जो मसाले वापस पुर्तगाल ले गया, उनसे हुआ मुनाफा जानते हैं कितना था? पूरे के पूरे सफर की लागत का 60 गुना। बस इसी एक आंकड़े ने पूरे यूरोप में भारत आने के लिए जैसे होड़ सी मचा दी। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मुनाफा देखने के बाद पुर्तगाली सिर्फ व्यापार तक रुकने वाले नहीं थे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये शुरुआती कामयाबी बहुत जल्द एक साम्राज्य बनाने और समुंदर पर राज करने की सोची समझी कोशिश में बदल गई। देखिए, शुरुआत में पुर्तगाली रणनीति दो अलग अलग सोच के बीच बटी हुई थी। पहला वाइसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसका मानना था कि समंदर पर कब्जा ही सब कुछ है। इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, मतलब सिर्फ पानी पर राज करो। लेकिन उसके बाद आया अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, और उसकी सोच कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो सिर्फ पानी पर नहीं बल्कि जमीन पर एक स्थायी पुर्तगाली साम्राज्य बनाना चाहता था। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उसने 1510 में गोवा को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया, अपने लोगों को यहीं बसने के लिए प्रोत्साहित किया और सती प्रथा जैसी स्थानीय प्रथाओं पर पाबंदी लगाकर ये साफ कर दिया कि पुर्तगाली यहाँ लंबे समय तक राज करने के इरादे से आए हैं। तो सवाल अब भी वही है, आखिर पुर्तगाल जैसा छोटा सा देश इतने बड़े हिंद महासागर के व्यापार पर अपनी दादागिरी चला कैसे पाया? और उनका तरीका बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही बेरहम था। कार्टेज सिस्टम। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का हफ्ता वसूली या प्रोटेक्शन मनी सिस्टम था। हिंद महासागर में व्यापार करने वाले हर जहाज को, चाहे वो भारतीय हो या मुगलों का, पुर्तगालियों से एक लाइसेंस यानी कार्टेज खरीदना पड़ता था। और जिसके पास ये नहीं होता, उसे समुद्री लुटेरा मानकर उसका जहाज और माल सब लूट लिया जाता था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, किसी की भी बादशाहत हमेशा नहीं रहती।
तो चलिए अब पुर्तगालियों की विरासत और उन नए खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो जल्द ही उनकी ताकत को चुनौती देने के लिए आ पहुंचे थे। पुर्तगालियों ने भारत पर एक गहरी छाप छोड़ी, और ये सिर्फ लड़ाई झगड़े और व्यापार तक ही नहीं थी। वे अपने साथ तंबाकू, काजू और अनानास जैसी कई नई फसलें लेकर आए। 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस, हाँ, वो भी उन्हीं की देन थी, और उनके बनाए चर्च आज भी उनकी खास गॉथिक आर्किटेक्चर की गवाही देते हैं। लेकिन इस विरासत का एक बहुत ही स्याह पहलू भी था। पुर्तगालियों के तरीके अक्सर बेहद क्रूर थे। धर्म के नाम पर जुल्म और सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली समुद्री डकैती उनकी पहचान बन गई थी, और इसी रवैये ने धीरे धीरे उनके पतन की जमीन तैयार कर दी। और बहुत जल्द हिंद महासागर में पुर्तगाल अकेला खिलाड़ी नहीं रहा। उनकी बेहिसाब कमाई की कहानियों ने यूरोप की दूसरी बड़ी ताकतों अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों को भी इस तरफ खींच लिया। अब हिंद महासागर व्यापार का केंद्र कम और एक नया जंग का मैदान ज्यादा बनने वाला था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। यूरोपीय ताकतों का ये सफर व्यापार के इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द जमीन पर कब्जे की लड़ाई में तब्दील हो गया। ये एक ऐसा पैटर्न था जिसने आने वाली सदियों तक भारत के मुकद्दर को तय किया, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि व्यापार और साम्राज्य के बीच की लकीर कितनी महीन और धुंधली हो सकती है।